नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। दर्जनों मासूमों की मौत के बाद रीवा में भी लगा कोल्ड कफ सिरप के उपयोग पर बैन। मऊगंज से युवक को निर्वस्त्र कर घुमाने का संगीन मामला आया प्रकाश में। कॉलेज चौराहा बना एक्सीडेंट पॉइंट, महीनों से भरे पानी की वजह से सड़क जर्जर। और रीवा से मुंबई जाने के लिए जल्द ही मिलेगी विंध्यवासियों को हवाई जहाज की सुविधा। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। कोल्ड कफ के उपयोग से अब तक 12 बच्चों की जान जा चुकी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल का बयान सामने आया है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप के उपयोग से अब तक 6 बच्चों की जान जा चुकी है। कुल मिलाकर 12 बच्चों ने दम तोड़ दिया। इस हृदय विदारक घटना के बाद से देश भर में आक्रोश व्याप्त है। रीवा में अब सतर्कता के चलते इस कफ सिरप पर रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का बयान सामने आया है। कल देर रात जो एक कोल्ड ड्रिंक करके कफ सिरप होती है, जिसके लिए 1 अक्टूबर को ही लिखा गया था तमिलनाडु सरकार को कि इस कोल्ड ड्रिंक की जांच कराई जाए कि इसमें डाईएथिलीन जैसा जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो उसमें है कि नहीं है। तो कल देर रात जो रिपोर्ट आई है उसमें 40% से ज़्यादा 48% डाईएथिलीन उसमें मिक्स पाया गया है। तत्काल इसको पूरे मध्य प्रदेश में बिक्री के लिए बैन कर दिया गया है। तमिलनाडु सरकार को लिखा गया है कि इस फैक्ट्री और मालिक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करे। और इसके साथ ही जबलपुर में जो इनका मेन स्टॉकिस्ट था उसके पूरे मटेरियल को तो कल जांच रिपोर्ट आने के पहले ही इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रोक दिया गया था, सील कर दिया गया था। और इसके अलावा और भी जो जांच की रिपोर्ट आनी है वो शाम तक आ जाएगी, जिसमें पानी के सैंपल को भेजा गया था डेयरी के लैब में, और जहाँ पर पानी में यदि कोई संक्रमण है तो वो उसका पता चल जाए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में वायरल इन्फेक्शन से संबंधित कोई डिसीज तो नहीं पनप रही है, इसका भी को भेजा गया है। और केंद्र सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी कफ सिरप 2 साल से नीचे के बच्चों को बिल्कुल ना दें, और 5 साल से नीचे के बच्चों को जब तक कोई विशेषज्ञ डॉक्टर रिकमेंड न करे तब तक उसको न दें। ये जो कोल्ड ड्रिंक सिरप है ये गवर्नमेंट सप्लाई के अंतर्गत दवाई नहीं आई हुई थी, ये प्राइवेट दुकानों को में सप्लाई का इसका काम जो था उसमें जो संबंधित ड्रग इंस्पेक्टर से लेकर सारे लोग हैं उनको पूरे प्रदेश में अलर्ट कर दिया गया है कि वो इसको जाके देखें कि इस प्रकार के कफ सिरप किसी को मेडिकल स्टोर में दी है तो तत्काल उसको आउट ऑफ सर्कुलेशन करें। और ये जो अत्यंत दुखद घटना हुई है, मासूम बच्चों की जो मृत्यु हुई है, इसमें मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस फैक्ट्री मालिक और उस फैक्ट्री के खिलाफ तो तमिलनाडु सरकार करेगी। अन्य भी जो लोग इस प्रकार से इन्वॉल्व हैं उनको भी जैसे ही उन सब जांच रिपोर्ट फाइनल होगी कोई भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने से सरकार कोई कसर छोड़ेगी नहीं। वहीं अस्पताल अधीक्षक राहुल मिश्रा ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। जो अलर्ट जारी किया गया उसमें आपने क्या अभी तक जांच में पाया कि आपका जो सप्लाई है वो मानक के विपरीत तो नहीं? नहीं, अभी तत्काल मध्य प्रदेश शासन ने इथिलीन ग्लाइकॉल जो एक टॉक्सिक सब्सटेंस पाया गया था जिसकी शायद रिपोर्ट आई है, तो उसके कारण कुछ गलत प्रभाव पड़ा है मरीजों पर, तो उसको बैन किया है तत्काल प्रभाव से। तो हम लोगों ने अपने यहाँ हम लोग दिखवा रहे हैं, और इससे अभी तक जो हमारे पास जो 3 सिरप है तो उसमें इथिलीन ग्लाइकॉल ये सब्सटेंस नहीं है अपने कफ सिरप में, तो इसलिए अभी हमारे यहाँ ऐसी कोई दवाई नहीं पाई है। अभी और हमारे यहाँ सर्च जारी है, और अगर ऐसा कुछ होगा तो हम बिल्कुल उसको सार्वजनिक वितरण में नहीं देंगे। मुख्यमंत्री सहित उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जो जी उनका ये कहना था कि अभी अन्य दवाओं की भी जांच कराई जाएगी जो अमानक तौर पर या फिर संदेहास्पद है। ये तो रूटीन प्रक्रिया है। हमारे यहाँ की जो भी दवाइयां आती है एनपीपीएससीएल से, हम लोग उसका सैंपलिंग बीच बीच में रूटीन प्रक्रिया के तहत करवाते हैं हर दवाई का। तो ये तो रूटीन प्रक्रिया हमेशा चालू रहती है, और उसमें जो दवाइयां फिर अमानक पाई जाती हैं उनको हम लोग धीरे धीरे बैन भी करते जाते हैं। तो ये रूटीन प्रक्रिया है, और हम बराबर हर दवाइयों की जांच बीच बीच में रूटीन में करवाते ही रहते हैं। ये एक प्रक्रिया के तहत ही होता है। जो चिकित्सकों के द्वारा दवाइयां नहीं मिलती उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है,
मेडिकल स्टोर से, क्या उनको देखा जाता है कि किस तरह की दवा वो लेके आ? नहीं, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जो वो अधिकार क्षेत्र में सीएमएचओ सर और उनके ड्रग इंस्पेक्टर में है, वो भी अपना रूटीन करते रहते हैं और बराबर रूटीन उनकी जांच चलती रहती है और उसकी भी जांचें होती रहती है। मऊगंज जिले से एक युवक के निर्वस्त्र कर घुमाने का संगीन मामला प्रकाश में आया है। मऊगंज जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र के कोनी गांव में बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाने की घटना सामने आई है। वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है, लेकिन वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को स्वतः संज्ञान में लिया। इस दौरान फरियादी के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक यादव परिवार का है। मऊगंज एसपी दिलीप सोनी ने बताया कि पैसे के लेन देन के विवाद के बाद आरोपियों ने पहले युवक के साथ मारपीट की, इसके बाद उसे निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया। सरहंगों में लालमणि कुशवाहा, सोहनलाल कुशवाहा, अनिल कुशवाहा, सुनील कुशवाहा के नाम सामने आने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम कोन थाना हनुमाना क्षेत्र की ये घटना है, जो कि 1.5 माह पूर्व की है, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि आरोपी लालमणि कुशवाहा और सोहनलाल कुशवाहा, अनिल कुशवाहा और सुनील कुशवाहा, इन लोगों का जो शिकायतकर्ता के साथ एक पैसे को लेन देन को कुछ विवाद हुआ और उसके बाद इन आरोपियों द्वारा शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की गई और उसको निर्वस्त्र किया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस द्वारा इसमें एफआईआर दर्ज की गई और विवेचना के दौरान ये चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मानसून रिटर्न के चलते पूरे शहर में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सबसे खतरनाक हालात तो काले चौक का है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई भविष्यवाणी के चलते इस बार सामान्य से अधिक बारिश हुई है। देश में कई जगह तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं। पंजाब, उत्तराखंड, केरल जैसे राज्यों में अभी भी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। वहीं रीवा जिले में भी बारिश से हालत गड़बड़ हो गए हैं। सबसे ज़्यादा समस्या शहरी इलाके में है, क्योंकि चारों तरफ कंक्रीट की वजह से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। इन दिनों विश्वविद्यालय बाईपास के समीप निर्माण कार्य के चलते पुल ढहा दी गई है, जिससे आम जनमानस को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बाईपास से लेकर कॉलेज चौराहे तक पानी ही पानी भरा है। दरअसल कंक्रीट से सड़क निर्माण और बाउंड्री तो कर दी गई, लेकिन कहीं भी पानी निकासी के लिए जगह नहीं बनाई गई है, जिस वजह से पूरी सड़कों में पानी भरा रहता है। सबसे खतरनाक हालात तो शहर के हृदय स्थल कॉलेज चौक का है, जहां महीनों से सड़क में पानी ही पानी भरा हुआ है। कॉलेज चौक में इतने गड्ढे हो गए हैं कि अब 2 पहिया वाहन चालक गिरने लगे हैं। दशहरे के दिन पूरे जिले भर से जनमानस रीवा पहुंची और कॉलेज चौराहे को देखकर लोगों की जो प्रतिक्रिया आई और जो शब्द सुनने को मिले, उसे हम चैनल में नहीं बता सकते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि शहर का कॉलेज चौक ऐसी जगह पर है जहां सभी नेता, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के, सभी प्रशासनिक अधिकारी प्रतिदिन यहां से निकलते हैं, लेकिन फिर भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा। शायद किसी बड़ी घटना का इंतजार है, जिसके बाद प्रशासन इस दिशा में काम करेगा। इलाज के लिए आए 80 वर्षीय बुजुर्ग को भर्ती न करने का आरोप परिजनों ने लगाया है। संजय गांधी अस्पताल में आज उस समय हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई जब परिजन 80 वर्षीय वृद्ध संकटा प्रसाद द्विवेदी को इलाज के लिए मनिकवार के नर्राहा गांव से लेकर रीवा पहुंचे। परिजनों ने बताया कि मामूली उपचार के बाद डॉक्टरों ने कहा कि घर ले जाओ। इसके बाद परिजन नाराज हो गए और भर्ती कराने की जिद करने लगे। आपको बता दें कि संकटा प्रसाद घर में गिर गए थे, जिससे उनके सर और नाक में काफ़ी चोटें आई थीं। फिलहाल मरीज की हालत स्थिर बनी हुई है। भैया क्या नाम है, कहाँ से आए, क्या समस्या हो रही है? इनका संकटा प्रसाद द्विवेदी नाम है। ये मनकवार के पास नर्राहा गांव है, वहाँ से आए हुए हैं। ये लगभग 4 बजे का केस है। हम यहाँ पर 6 बजे आ गए हैं और ये टाँकों वाँका लगा के ट्रीटमेंट करके अब बोल दिए हैं कि होकर जा सकते हो। ज़्यादा गंभीर केस नहीं है। घटना क्या हो गई थी? घटना ये गिर गए थे।
सुबह काफी लगा हुआ, हाँ लगा हुआ है, काफ़ी लगा है। उम्र भी ज्यादा है, उम्र 80 साल है उनकी, तो भर्ती नहीं की। भर्ती नहीं की है। डॉक्टर साहब ने बात की तो क्या बोले? बोले ट्रीटमेंट कर दिए हैं, अब ले जा सकते हो, सोमवार को फिर से लेके आना। कहाँ के रहने वाले हैं? न रहा मनकवार के पास है, मणिकवार थाना। गुड़। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है रमाकांत द्विवेदी, इनका संकट प्रसाद द्विवेदी। रीवा से मुंबई जाने वाले यात्रियों को अब हवाई जहाज की सुविधा जल्द ही मिलने वाली है। देखिए ये रिपोर्ट। अभी तक रीवा से मुंबई जाने के लिए यात्रियों को पहले बनारस या जबलपुर जाना पड़ता था, लेकिन नई सुविधा से समय और खर्च दोनों की बचत होगी। व्यापार, टूरिज्म और छात्रों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि रीवा में इंडिगो एयरलाइंस का नया स्टेशन खोला जा रहा है। अब प्रतिदिन रीवा से इंदौर और इंदौर से मुंबई के लिए इंडिगो की फ्लाइट चलेगी। यात्रियों को केवल इंदौर में फ्लाइट बदलनी होगी, लेकिन टिकट और लगेज की पूरी प्रक्रिया रीवा से ही पूरी हो जाएगी। रीवा से हवाई सेवाओं का विस्तार हो रहा है, क्या कुछ जानकारी? नवी मुंबई तक के लिए सुविधाएं बढ़ जाएंगी रीवा से। देखिए, ये विंध्य के लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि विंध्य हवाई सेवाओं से न जुड़े होने के कारण बहुत सफर कर रहा था, और जो तरक्की विंध्य में होना चाहिए वो हो नहीं पा रही थी। तो रीवा में हवाई अड्डा बना, और अब खुशखबरी ये है कि एक नया इंडिगो एयरलाइंस का स्टेशन रीवा में खुलने वाला है, और यहाँ से प्रतिदिन रीवा से इंदौर फ्लाइट चलेगी, और इंदौर से नवी मुंबई में भी उनका नया स्टेशन खुलने वाला है। और बाकी जगह हम जानते हैं कि इंदौर से इंडिगो एयरलाइंस के कम से कम 12-15 ऐसे महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन हैं। अहमदाबाद है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, दिल्ली है। तो वहाँ भी अब यहीं से टिकट बुक करके और यही लगेज अपना पूरा बुक करके और सीधे सिर्फ इंदौर में फ्लाइट चेंज करनी पड़ेगी, और लेकिन सामान उनका ट्रांसफर हो जाएगा, बोर्डिंग पास यही मिल जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ से टिकट कटा के रीवा का कोई व्यक्ति यदि इंदौर जाना चाहता है तो इंदौर में रुक जाएगा, और यदि इंदौर से आगे जाना चाहता है तो एयरपोर्ट से ही वो ट्रांसफर होके और इंडिगो के दूसरे प्लेन में बैठ के और देश के किसी भी हिस्से में जा सकेगा। तो बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है जो रीवा को मिलने वाली है। इससे रीवा में औद्योगिक निवेश भी बढ़ेगा, पर्यटन भी बढ़ेगा, और मेडिकल फैसिलिटीज जो हम मेडिकल हब बनाना चाहते हैं उसको भी बनाने में हमको बड़ी मदद मिलेगी। इसकी शुरुआत कब से होगी? अक्टूबर के महीने में ही हो जाएगी, लास्ट तक में। रीवा से दिल्ली भी एक दूसरी एयरलाइन है, वो हफ्ते में 3 दिन रीवा से दिल्ली चलाएगी, और ये प्रतिदिन चलाएगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस।
entrance. Admission open, so visit today. Pentium Point Group of Institutions, रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रीवा। मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में नर्सिंग छात्राओं का जश्न विदाई समारोह आयोजित किया गया। रीवा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में नर्सिंग छात्राओं का जश्न विदाई समारोह बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया गया। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुई। इस अवसर पर छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। मंच पर गीत, संगीत और नृत्य की शानदार प्रस्तुतियों ने सभी का दिल जीत लिया। इस दौरान वरिष्ठ छात्राओं ने जूनियर्स के साथ कॉलेज में बिताए गए यादगार लम्हों को साझा किया। वहीं विदाई लेते समय भावुक माहौल भी देखने को मिला। कार्यक्रम में कॉलेज स्टाफ और छात्र छात्राओं की बड़ी संख्या मौजूद रही। हंसी खुशी और भावुक पलों के बीच ये जश्न विदाई समारोह हमेशा के लिए यादगार बन गया। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज की जो BBBSc सेकेंड ईयर की छात्राएं हैं, उनका आज विदाई समारोह है और ये 21-22 बैच की जो स्टूडेंट है, ये 33 छात्राएं हैं। जब ये फर्स्ट ईयर ने हमारे कॉलेज में ज्वाइन किया, उसके बाद हमारा कॉलेज अनसूटेबल हो गया था, तो इनका 1 साल का गैप होने के बाद आज इनका फाइनली कंप्लीट हो रहा है और 11 तारीख से ये छात्राएँ सभी रिलीव हो रही हैं। तो आज उसी उपलक्ष्य में MSc फर्स्ट ईयर और BBBSc फर्स्ट ईयर की तरफ से इंस्पेक्टर अनमोल मैम, अपने सभी रिस्पेक्टेड जितने भी फैकल्टी हैं, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सभी ने बहुत सहयोग किया यहाँ कोर्स पूरा करने में। मैं यहाँ पहले भी JNM पूरा कर चुकी हूँ, डिप्लोमा का कोर्स, और मैं यहाँ आने के पहले ये नहीं सोची थी कि मेरा इस तरह पूरा हो जाएगा। और अब आपको मिलवाते एक ऐसे व्यक्ति से जिसने नशे के विरुद्ध लड़ाई का बीड़ा उठाया है। रीवा जिले में बढ़ रहा मेडिकल नशा पुलिस एवं शासन प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नशे की चपेट में आ रही युवा पीढ़ी को लेकर जहां समाज चिंतित है, वहीं इसी नशे की चपेट में आने के बाद एक ऐसा व्यक्ति जिसने नशा छोड़कर नशे के खिलाफ ही अभियान छेड़ दिया और आज खुद नशा मुक्ति केंद्र खोलकर लोगों को सुधारने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि मैं खुद एक स्वयं एडिक्ट रह चुका हूँ, एक नशा पीड़ित रह चुका हूँ। आज मैं 20 साल से रिकवरी मेंटेन कर रहा हूँ और जिस तरह नशे का प्रभाव रीवा में है और किस तरह उसके फैमिली को क्या असर पड़ता है नशे की वजह से, समाज में, आर्थिक, सामाजिक सब रूप से, तो हम उस पर कार्य कर रहे हैं कि उसका ट्रीटमेंट करते हैं, प्रोसेस करते हैं कि उसका मेडिकल प्रोसेस करवाई जाए, ट्रीटमेंट करवाया जाए, उसकी काउंसलिंग करी जाए, उसको उस तरह से रखा जाए कि जिस तरह वो ठीक हो पाए। और वास्तविक में सच में ये है कि जिस तरह में रीवा में नशा चल रहा है, उसमें पारिवारिक माहौल, सामाजिक ढंग, रहना, पढ़ाई का भी बहुत इम्पोर्टेंट उसमें वो है। लोग फ्रस्ट्रेशन में भी नशा करने लग जाते हैं, नई संगत में भी नशा करने लग जाते हैं। ये सामाजिक कुरीतियां हैं हमारे यहाँ पर जो चली आ रही है। जो आपके पास इलाज के लिए आते हैं, क्या मानसिकता होती है उनकी? आपने उनका इलाज किया, किन मानसिकता के दौर पे नशे की चपेट में आते हैं और कैसे आप उनका सुधार कर पाते हैं? देखिए, जो व्यक्ति हमारे पास आते हैं तो हम उनका इलाज जो है मेडिकल प्रोसेस द्वारा करा जाता है। उनका इलाज काउंसलिंग द्वारा किया जाता है, योगा, प्राणायाम, अभ्यास के द्वारा। क्लासेस रहती हैं इसमें जो ए के माध्यम और NA के माध्यम से, एल्कोहलिक एनोनिमस और नार्कोटिक्स एनोनिमस के माध्यम से होती है। ये वर्ल्ड ग्रुप है, WHO द्वारा चलाया जाता है ये ग्रुप। उसके माध्यम से हम उनका इलाज करते हैं। न्यूरोसाइकेट्रिक डॉक्टर, MD मेडिसिन डॉक्टर्स, MBBS डॉक्टर जो और गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर के द्वारा हम इनका इलाज करते हैं। कुछ नशा मुक्ति केंद्र कई यहाँ आपके रीवा में संचालित है और कई नशा मुक्ति केंद्रों पर आरोप भी लगते हैं, वहाँ पे दुर्व्यवहार से आपके ऊपर भी आरोप लगा और आपके यहाँ एक कार्रवाई भी हुई थी। क्या अभी तक उसमें मामले में क्या हुआ? देखिए, वो जो लगा था, आरोप लगा था, देखिए कोई भी अच्छा काम करने में 4 लोग 5 लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि ये कार्य ना हो। और जो मुझ पे आरोप लगे थे, मैं न्यायालय से दोष मुक्त पाया गया हूँ और जिसने मेरे को आरोप लगाया था वो भी प्रायश्चित कर रहा है उस चीज का, उसको भी पश्चाताप हो रहा है।
ये चीजें हैं। आज जिस तरह से रीवा जिले में और यह इवन मध्य प्रदेश की सरकार तक ने कह दिया कि रीवा में काफी नशा का कारोबार हो रहा है और युवा पीढ़ी नशे की चपेट में आ रही है। तो ये नशा कैसे बंद हो सकता है, कैसे युवाओं को जागरूक किया जा सकता है, क्या कुछ अभियान चलाया जाना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ए मीटिंग और एनए मीटिंग होना इम्पोर्टेंट है। ए मीटिंग एल्कोहलिक एनोनिमस की रहती है, जो शराब के लिए रहती है, और नार्कोटिक्स एनोनिमस जो होता है वो अफीम, ब्राउन शुगर, कोडीन कफ सिरप, ओपीएम से बने प्रोडक्ट के लिए होता है। तो ये होना इम्पोर्टेंट है। इसकी कोशिश के लिए मैं लगा हुआ हूँ अब कोशिश में कि जल्द से जल्द रीवा में ये चीजें उपलब्ध हो जाए, मैं इसी पे लगा हूँ। और परंपरागत रूप से लोगों को बुलाना, उनको जो पीड़ित है उनको एडमिट करने से पहले उनकी काउंसलिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपनी स्वेच्छा से अगर व्यक्ति आए तो उसको वो बहुत जल्दी ठीक होता है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।